आवाज जा रही है आप लोगों को? जी सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और 6:30 का टाइम था तो मैं 6:30 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है। यस सर। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का जो टॉपिक है वो आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, आपके बिहार वाले में बेसिकली उस तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अगर आप देखेंगे इसमें तो एक एक चीज आपके काम आएगा। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्वता क्या है, कंट्रोल क्या है, किस तरीके से हम चीज़ों को, सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते रहते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये तीन तरीके का कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये आपका सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। और ये परमानेंट है, और ये मेरिट बेस्ड पे है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली वेबेरियन, वेबर के कॉन्सेप्ट पे, फेवल के कॉन्सेप्ट पे और मेरिट सिस्टम पे, लीगल रैशनल बेसिस पे चलता है। लेकिन उसको चलाने के लिए लेजिस्लेचर का कंट्रोल इस पे होगा, मतलब जनता ने जो भी आपको प्लान, प्रोग्राम, पॉलिसी बनाए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये करेगा, कंट्रोल करेगा, अकाउंटेबल बनाएगा। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव, जो सरकार हम चुनते हैं, वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा। इसलिए बोला जाता है मोदी गवर्नमेंट या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूटिव का काम बहुत अहम है। एग्जीक्यूटिव में आपको दो लोग आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ बोला जा रहा है दोनों का मिक्सचर है, प्लस है, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, टेम्पररी एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी वाले में चोजन हो जाएगा, जिसको कि आप वोट के द्वारा चुनते हैं। परमानेंट में ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी, नौकरशाही। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होता है। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल, जो चुनी हुई सरकार है उसका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे। जुडिशियल कंट्रोल ऑब्वियसली, तो ये चेक एंड बैलेंसेस बने रहते हैं तीनों ऑर्गन के एक दूसरे के ऊपर, और सेपरेशन ऑफ पावर भी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन तीनों के संगम से चलता है, इन तीनों के कंट्रोल से चलता है, इन तीनों के अकाउंटेबिलिटी फैक्टर से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। राइट। तो यही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सिटीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत अहम है, इस पे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। और जो मैंने आज क्वेश्चन पोस्ट किया था वो क्वेश्चन बेसिकली सिटीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का जो रोल है, इंटरेस्ट ग्रुप का जो रोल है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है, वो आपको काफी अहम है। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, उत्तरदायित्वता बताता है, जन सेवाओं के प्रति जागरूक बनाता है लोगों को, और पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है। इंटरेस्ट ग्रुप, अब इंटरेस्ट ग्रुप में भी बहुत सारे तरीके के लोग होंगे, जिसमें कि सरकार पे दबाव बनाएंगे पॉलिसी प्रोग्राम चेंज करने के लिए, अच्छे प्लान बनाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए इंटरेस्ट ग्रुप का यूज होगा। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो आपस में आपको देखते हैं कि किस तरीके से जनता या सरकार को सुविधाएं पहुंचानी है, और हम पहुंचा सकते हैं। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज के डेट में, एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतीक हैं या एग्जाम्पल हैं। सिविल सोसाइटी जो स्टेट और मार्केट के बीच में जो अवयव है उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी बोलते हैं। तो स्टेट जो है वो जनता का चुना हुआ है, मार्केट प्रॉफिट ओरिएंटेड है, लेकिन सिविल सोसाइटी इन दोनों के मध्य में समाज के लिए काम करती है, सामाजिक प्रविधि से काम करती है, और प्रॉफिट ओरिएंटेड जनरली नहीं होती। और स्टेट के कोई भी अवयव इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हैं। तो सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सिविल सोसाइटी के लिए जो हीगल है, हीगल ने सिविल सोसाइटी के बारे में लिखा है, तो इस विद्वान का नाम आप सिविल सोसाइटी में ले सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी कार्ल मार्क्स ने भी सिविल सोसाइटी के रोल को दर्शाया है। तो इन सारे विद्वानों का नाम आप सिविल सोसाइटी में लिखेंगे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपको एक तरीके का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ही है, और वो अपने आप को इस तरीके से दर्शाती है, जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एग्जाम्पल आपके पास है, अरविंद केजरीवाल वाला जो मूवमेंट था। तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया जन लोकपाल बिल निकल के आया। ठीक है, ये चीज है। सिटीजन चार्टर्स, सिटीजन चार्टर्स जो है एक तरीका है क्या करने का, लोगों को उनकी सुविधाएं बताने का, एक चार्टर्ड वे में, कि आपको जो भी सुविधाएं, जैसे कि बैंक पे जाइएगा, आपको लिखा होगा चेक कितने दिन में बनेगा, कौन अथॉरिटीज है, ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग को दर्शाया जाता है चार्ट बना के। तो ये तो हो गया फिजिकल वाला।
ई चार्टर्स भी आज के डेट में उपलब्ध हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें आप देखेंगे कि ई चार्टर्स का यूज किया जा रहा है, सिटीजन चार्टर्स का यूज किया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को, आरटीआई वाले इंफॉर्मेशन से आज के डेट में सिटीजन पार्टिसिपेशन या पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन या पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, राइट। तो ये आरटीआई का उसमें बहुत बड़ा रोल है। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट आपका बेसिकली वैसे लोगों के द्वारा ऑडिट जो कि सोसाइटी के मेन पार्ट हैं, सोसाइटी के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वही करेंगे। जैसे कि ग्राम सभा, ग्राम सभा के द्वारा मनरेगा का ऑडिट किया जाना, मनरेगा जॉब रोल्स और किसको काम मिला, कितना काम हुआ, कितना अच्छा व्हाट टू आउटकम आया, ये सब चीज़ें सोशल ऑडिट के द्वारा की जाती हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म्स आपको याद रखने हैं और बार बार कोट करने हैं। किस में पर्टिकुलरली आपको कोट करने हैं? पेपर 2, जिसको सेक्शन 2 भी बोलते हैं बिहार वाले में, सर, सर ग्रीवांस रिडर्सल रिडर्सल फोरम जो है सीपी ग्राम या other चीजें, वो भी सर कंट्रोल में हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी या कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी में होगा। अकाउंटेबिलिटी यस सर। कंट्रोल में इस हिसाब से हो सकता है कि वो सिटी लाइक अकाउंटेबल बनाएगा ऑर्गेनाइजेशंस को, यस सर। हिसाब से कंट्रोल मैकेनिज्म में भी आएगा, लेकिन डायरेक्टली वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में आता है, राइट। यस। तो ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, ये जनरली यूपीएससी के सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है ये सब सारा चीज। अब आपको इसमें सबसे ज्यादा जो सीखना जरूरी है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के जितने एग्जाम्पल अभी हम चर्चा करेंगे 20, 22, 25, उसको आपको क्या करना है? पहली चीज, आपको सबसे पहली चीज करनी है कि इसको आपको सेक्शन 2 के हिसाब से सोचना है ज्यादा। और कैसे सोचना है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा सोचना है? तो आपको वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जब आप लिख रहे हो, ठीक है, लोक कल्याणकारी नीतियां और लोक कल्याणकारी प्रशासन, उसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जब भी लिख रहे हैं या कॉम्पेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब भी लिख रहे हैं, तो ये आप लिखेंगे इसमें, ठीक है, ये चीजें लिखेंगे आप। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं आप? वेलफेयर, डेवलपमेंट, तीसरा चीज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा देखिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज का या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का जब भी जिक्र आएगा, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड, राइट। इसमें आपको और क्या चीज़ हो सकता है जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं? इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेजर हैं जगहें जहाँ पे कि आपको चर्चा करनी है। वेलफेयर वाला पार्ट हो, डेवलपमेंट वाला पार्ट हो, सोशल वेलफेयर का जो क्वेश्चन आता है वो सब पार्ट हो, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी, जैसे चाहे कौटिल्य पूछ रहा है या मुगलाज पूछ रहा है, तो उससे रिलेट करते हुए ये सब आज के डेट का जो चीज़ है वो आप लिख सकते हैं। कि कौटिल्य में लिखेंगे कि आज के डेट में कौटिल्य का कोई पर्टिकुलर थेरी आज के कौन से में आ रहा है, जैसे कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, ये कौटिल्य की थेरी है जो कि सेकेंड एआरसी में, अभी मैं बताऊंगा आपको, फोर्थ रिपोर्ट यस। बताया गया है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से मुगलाज वाले में आपको दिखेगा कि मुगलाज में जो चीज़ कमियां हैं आज के डेट में वो आ चुका है। जैसे कि पहले ब्रूट एडमिनिस्ट्रेशन था, अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल ये बताता है कि कोई भी आदमी विसल ब्लो कर सकता है, राइट, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दर्शानी है, ये सब सारी चीज़ें आपको दर्शानी है इन सारे में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन 2 के। उसमें सेक्शन 1 वाले में भी मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ से कोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कोट कर सकते। तो अब आ जाइए, देखिए इसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूँ वैसे, मतलब जब भी लास्ट क्लास हुआ था अपना। सोशल ऑडिट लॉ स्टेट का, मेघालय का आपको कोट करना ही करना है। सोशल ऑडिट मनरेगा में मैंडेटरी है, जो मैंने आपको बताया, एमजी नरेगा में। कैग का रोल भी आपको मैंने बताया। तो ये आपको हमेशा जब भी आप वेलफेयर प्रोग्राम, ग्रीवांस रिड्रेसल, पब्लिक पार्टिसिपेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लिखेंगे सोशल ऑडिट लॉ मेघालय का। आप लोगों के आंसर्स में इन सारी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं आता है और आप लोग बौखते रहते हैं इधर से उधर की, क्या लिखें क्या लिखें, आप लिख के दे दीजिए। मैं तो लिख के दे ही रहा हूँ, मैं तो सारी चीज़ें मैं ही करा रहा हूँ।
90 उसमें आपका वीडियोस है। किसी ने ये गौर नहीं किया कि सर ने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स पढ़ाए हैं। सबने ये बोला कि सर कमी क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी में नहीं आंसर आ रहे। भाई एक आंसर हिंदी में नहीं गया है, जिसको मैं करवाने पे जुटा हुआ हूँ। बाकी जितने थे सब हिंदी में गया। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर चीज को मैं हिंदी में तब्दील करूँ तब 5 दिन के बाद आपको डिलीवर करूँ। समझा तो दे ही रहा हूँ। अब इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो एबीसी के अतिरिक्त कुछ समझना है? आरटी एप्लीकेशन लिखा है, कौन सा हिंदी? अब लोग सारे लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का पेपर पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब बहाना खुद के लिए बना रहे हैं आप लोग। 90 वीडियोस में 15 16 20 के करीब आपका क्लासेस है। इटसेल्फ इतना इनग्रॉसिंग क्लास है। जिन लोगों का अभी आपने स्टार्ट किया उनको देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। 2x पे देख लीजिए। इतना फायदा करेगा आपको। जिन लोगों का आंसर अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ उनमें उनकी गलती है। जिन लोगों का इम्प्रूव हो रहा है वो लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी बात है, आप लोगों से 1 to 1 इंटरेक्ट करता हूँ मैं, इसको फ्री मत समझिएगा कि वो फ्री में हो रहा है। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और मैं खुद बुलाता हूँ लोगों को जिनको मुझे लगता है कि उनका डिले हुआ है, जो भी चीज़ हुआ उसमें उनको बुला के उनको फिर एक एक चीज़ समझाता हूँ। ये सब चीज़ें गिवन नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे मैंने बुलाया, सबको बुलाया, अभी 7 लोग आए हैं। भाई आप लोग अगर बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं तब लोगों को और फाइटर एटीट्यूड के साथ आना पड़ेगा। इस एटीट्यूड के साथ आइएगा कि हम खुद ही पैनिक हो रहे हैं तो डंडा बरसा रहा है वो लोग, आप लोग डंडा खा लीजिए, हो गया। तो जितना ज़्यादा यहाँ फाइट कर सकते हैं पढ़ाई के लेवल पे फाइट करिए। नहीं तो वो लोग नंबर नहीं देगा, और वैसे भी सीट बेचने पे लगा ही हुआ है सारा लोग। तो पैनिक नहीं होना है। जितने लोगों के कॉल आए इस चीज़ पे पैनिक हो रहे हैं वो कि क्या नहीं आया। जो आया उसको क्या आप सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं? और हर चीज तो दिया हुआ है वहाँ ग्रुप में। किसी किसी चीज में खोजना पड़ेगा, किसी किसी में एक दूसरे का हेल्प करना पड़ेगा। तो जो लोग कर पा रहे हैं एक दूसरे को हेल्प भी कर दीजिए, अपने अपने मॉडल आंसर्स भी वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए जिन लोगों का है। और बाकी वहाँ पे रिसोर्सेज को देखिए, खोल के तो देखिए। कुछ लोग देख ही नहीं रहे, खोल के इतना पैनिक हो जा रहे हैं कि उसको ओपन भी नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी गारंटी एक्ट, देखिए अब यहाँ पे बिहार का जो एग्जांपल आप लोग देते हैं कि बिहार के एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे बिहार के एग्जांपल में सिंपल लिखेंगे कि बिहार के लोकल गवर्नमेंट में मनरेगा का, जी नरेगा का जॉब कार्ड्स जॉब कार्ड्स स्कैम को कम किया है इसने, ठीक। सोशल ऑडिटिंग, बस सिंपल। कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मैं लाख चीज़ पढ़ा दूं, आप बोलेंगे बिहार वाला नहीं पढ़ाया रे, बिहार वाला नहीं पढ़ाया रे। बिहार वाला पिछली बार पढ़ाया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर चीज में बिहार है। अभी देखिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट की बात यहाँ आ रही है, ठीक है, और सिटीजन चार्टर्स की बात यहाँ स्टेट में आ रही है। तो क्या सिटीजन चार्टर लिखना बिहार में बड़ा ये हो जाएगा आपके लिए? बोलिए आप कि जितने भी बिहार के गवर्नमेंट के वेबसाइट हैं वो सिटीजन चार्टर आपस में दे रहे हैं, चाहे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, चाहे वो जी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो। अब ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है जो कि डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में आपको जानना है। और वहां पे लिखना है कि सिटीजन चार्टर्स, ई चार्टर्स आज के डेट में उपलब्ध है बिहार के सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। तो दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम सिटीजन चार्टर के बारे में। ये बिहार का एग्जाम्पल हो गया, खत्म। पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी गारंटी एक्ट, तो यहाँ पे आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, बिहार का, ये आपको कोट करना है। अब इसमें क्या है? टाइम बॉन्ड सर्विस डिलीवरी, टाइम बॉन्ड सर्विसेज डिलीवरी, हो गया, डन। कोई दिक्कत इसमें आरटीपीएस एक्ट लिखने में? जितना आपका पास पॉइंटर है सब पे लिखा जा सकता है, ईच एंड एवरी पॉइंटर पे लिखा जा सकता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इम्प्लीमेंटेशन, चैलेंजेस एंड अमेंडमेंट्स, तो ये सारे आप बिहार के हिसाब से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल, अब देखिए यहाँ पे लोकपाल बिल तो 2013 में आया, लोकपाल लोकायुक्त बिल 2013 में आया। इम्प्लीमेंट बहुत रिसेंटली हुआ है। और जो चैलेंजेस है वो क्या है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के विद इन द लोकपाल इंस्टीट्यूशन। दूसरा, कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है इसके फाइनलाइजेशन में, क्योंकि ये अपने आप में क्या करेगा ये कभी एक्ट में क्लियरली मेंशन रहता ही नहीं है। और अगर रहता भी है तो कंट्रोल जिसके ऊपर हो रहा है वो हाईएस्ट फंक्शनरी है स्टेट का या नेशन का, सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे।
तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। लोकायुक्त बिल, तो अभी यहाँ पे आपको बिहार का लोकायुक्त बिल का बताना है कि कब इनेक्ट हुआ, व्हेन इनेक्टेड। तो एक सिंपल सा गूगल आपको सर्च करना है कि लोकायुक्त बिल बिहार व्हेन इनेक्टेड। अभी ये भी देख लेना है कि अभी लोकायुक्त बिल में मेजर प्रोविजन क्या है। 2 या 3 प्रोविजन आपको अगर पता हो तो अच्छा है, कोट कर दीजिए। तो आज नहीं कुछ भी पता है तो लिखिए लोकायुक्त बिल बिहार, लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन बिहार। कम से कम डेट देख लीजिए, हो गया काम आपका। एग्जाम्पल बिहार का तैयार हो गया। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल। अब ये जो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल है 2014 में आया था सेंट्रल लेवल पे। अब ये है क्या? सिंपल सी बात है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली, अगर उसमें कोई रॉन्ग डूइंग हो रहा है तो यू कैन विसल ब्लो। आप बता सकते हैं हायर अथॉरिटीज को बिना अपना किसी भी तरीके का डाइवल्ज किए इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, और आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। ये कोशिश की गई। ये क्यों किया गया है? करप्शन को करप्शन को कम करने के लिए और इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन को कम करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी को बढ़ाएगा। समझ रहे हैं? ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इश्यूज इन इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें ये लगेगा। तो सारे लोग इसको समझिए, यहीं के यहीं समझ लीजिएगा, कोटेशंस आपका बड़ा आसान हो जाएगा। राइट। किसी को जो समझ में ना आ रहा तो बताइए। ये तो सारी चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए। ठीक। अब आ जाइए आप आरटीआई अमेंडमेंट बिल। तो आरटीआई में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उससे क्या आरटीआई को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। जुडिशियल और पॉलिटिकल पार्टी में आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लगता है या कितना लिमिटेशन है, ये भी क्या चीज़ को बताता है? ओपेकनेस को बताता है। ओपेकनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो आरटीआई एक्ट है वो बताता है कि सीक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का हट जाना चाहिए। और आरटीआई एक्ट के अंदर ही ओएसए के मेजर प्रोविजन जो नेशनल इंटेग्रिटी को से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, नेशनल इंटेग्रिटी को बढ़ाने बचाने के लिए, वो खाली एक सेक्शन के तौर पे होना चाहिए। बाकी बिल्कुल ओपन होना चाहिए। और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक डीलिंग करता है वहाँ पे आरटीआई का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि जुडिशरी फुल्ली नहीं करती है इम्प्लीमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती हैं इम्प्लीमेंट। और आरटीआई अमेंडमेंट बिल के बारे में ये बताया जाता है, क्रिटिसिज्म अभी जो रिसेंट वाला हुआ था, कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को बचाने के लिए आरटीआई अमेंडमेंट बिल में काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या बताता है? ये इसलिए ये बताता है कि यहाँ कंप्लीट ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी में इश्यूज हैं इंडिया में। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। हमेशा पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं देने हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल भी कोट करने हैं। यहीं पे आप आए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो रोल है वो आपको लिखना चाहिए। एज एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस। ये ग्रीवांस को रिड्रेस करता है, कम करता है इन आरटीआई इंफॉर्मेशन के सेगमेंट में। तो इससे क्या बढ़ेगा फिर? सिविल राइट्स बढ़ेंगे ना, सिविल राइट्स बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा? दूसरी चीज, आर्टिकल 19 और 21 का जो हनन है उसको कम करेगा ये। ठीक, ये चीजें होंगी यहाँ पे। ये सब सारी चीजें यहाँ पे होंगी। पब्लिक अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लोधा रिकमेंडेशन ने दिया था बीसीसीआई के कंसर्न में। तो ये यहाँ पे जो स्टेट का रोल है, स्टेट का जो रोल है और स्टेट का जो डेफिनेशन है, आपको बेसिकली आर्टिकल 12 में, और ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 13 में, उसको बार बार आपको कोट करना है, चाहे वो पीएसयूज हो। तो पीएसयू क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं या वो क्यों लॉस मेकिंग है? क्योंकि ये स्टेट के अवयव हैं और ये फैट स्टेट क्रिएट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ज़्यादा से ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, जो भी सीट्स हैं, जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 13 वाले में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी 13 से निकल के काफ़ी आती है। ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये इसी इसी बिना पे बीसीसीआई को, जो अपना आपका बॉडी है क्रिकेट कंट्रोल के लिए, उसको पब्लिक अथॉरिटी मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और लोधा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसका गवर्नेंस कैसे बेहतर किया जाए। तो ये चाहे इंटेग्रिटी हो, सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए, चाहे करप्शन को कम करने के लिए, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, इसको बार बार आपको कोट करना है, उसमें ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही सुलझे हुए एग्जाम्पल हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट रिलेटेड सर स्टैंड। हम्म। सर आर्टिकल 12 और 13 एक बार फिर से बता दीजिएगा, कनेक्ट कर। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, राइट। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ऐसे नहीं है कि ये छोड़ दीजिएगा पढ़ना अगर आपको नहीं पता। और आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टेट का डेफिनेशन है, स्टेट में वैसे अवयव आ जाते हैं जो कि फंडामेंटली या मेजरली सपोर्टेड बाय स्टेट अपैरेटस। ठीक है, तो वो आर्टिकल 12 में आते हैं, 13 में जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ आपको पता होना चाहिए। डीआरएससी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी जो है, उसके रिफॉर्म के बारे में बात लगातार चलती है। और ये आपको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एक तरीके का है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव के मतलब एग्जीक्यूटिव को जितना भी आपको काम दिया जा रहा है डिपार्टमेंटल रिलेटेड, उसको रिव्यू करता है ये। तो ये डीआरएससी का रिफॉर्म या डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी आप कोट कर सकते हैं जब भी आप बजट की बात करें, परफॉर्मेंस बजटिंग, चाहे आप ऑडिट की बात करें, चाहे आप गवर्नेंस को कंटिन्यूटी देने की बात करें, या टाइम कम होने की बात करें, टाइमलीनेस एंड पार्लियामेंट्री लैग्स की बात करें, उसमें इन सारी चीज़ों में आपको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के रिफॉर्म को दर्शाना है। इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया या मीडिया फ्रीडम की हम बात करें, तो उसमें हम कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया, फेक न्यूज़, मीडिया रेगुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये मीडिया इंडिपेंडेंस होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे काम आएगा ये, तो जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के क्वेश्चंस लिखते हैं आप, तो डेफिनेटली आपको मीडिया मेंशन करना पड़ेगा। या अगर आप वेलफेयर की बात करते हैं तो मीडिया का जिक्र करिए, एक तरीके का पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है ये। तो इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, इंडिपेंडेंस में क्या दिक्कतें हैं, स्वाधीनता या स्वतंत्रता मीडिया का क्या चीज़ दिक्कत करता है, कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया, कॉरपोरेट कल्चर जो आ रहा है जिसमें कॉरपोरेट कंट्रोल मीडिया का हो रहा है। ठीक, फेक न्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा फेक न्यूज़ जो हो रहा है, मीडिया रेगुलेशन, मीडिया जो रेगुलेट हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा, या उसको कर्ब किया जा रहा है उसके फ्रीडम को, ये सब दिक्कतें हैं। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो नए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, किसमें, साइबर फ्रॉड में, आइडेंटिटी फ्रॉड में, आइडेंटिटी फ्रॉड में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। ये नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी उतना ही है ना। पॉजिटिव भी भयंकर तरीके से सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के चलते पॉजिटिव रिस्पांस, डिजिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ा, फॉर्मलाइजेशन काफ़ी बढ़ा इकोनॉमी का, तो फॉर्मल इकोनॉमी होने लगी है, डिजिटल इकोनॉमी होने लगी, ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जन जागरूकता आई है, राइट, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जो हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, बर्नार्ड भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिसीजन मेकिंग अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया और मीडिया फ्रीडम से रिलेटेड आपको पॉइंटर्स लिखनी चाहिए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स की बात यहाँ हो रही है। तो इसमें सेकेंड एआरसी ने बोला है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट ने बताया है, चौथे रिपोर्ट में, फोर्थ रिपोर्ट में ये बताया है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट या कोड ऑफ एथिक्स का होना बड़ा जरूरी है, किसके लिए, मिनिस्टर्स के लिए एज वेल एज सिविल सर्वेंट के लिए, दोनों के लिए। तो ये क्या चीज़ से ज़रूरी है, इनके इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठता से ज़रूरी है। करप्शन को कम करता है, सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है। और सीओसी एंड सीओआई को हम देख सकते हैं कोटिलियन प्रेमाइस में भी, कोटिलियन प्रेमाइस में भी। तो कोटिलियन प्रेमाइस में हम क्या चीज़ में देख सकते हैं, गुड गवर्नेंस मैकेनिज्म के तौर पे, या वेलफेयर
पॉलिसीज के आधार पे, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर एटीट्यूड आएगा मिनिस्टर का और सिविल सर्वेंट का, लूटने पे नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में सक्षम होंगे इन चीज़ों से। ये चीज़ें आपको बतानी। माइक्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी, वो आप बता सकते हैं। जैसे कि माइक्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी बेसिकली जैसे कि एक हायर लेवल का अकाउंटेबिलिटी है, हायर लेवल। तो उसमें हायर लेवल में क्या होता है, पार्लियामेंट को बना दिया जिम्मेदार, कमिटीज़ को दे दिया सारा जिम्मा, या एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जिम्मा। लेकिन जब माइक्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि outlay आउटकम में कितना ज़्यादा अंतर है, जैसे कितना पैसा खर्च किया गया, कितना हुआ, क्या जनता की भागीदारी हुई, पीपल्स पार्टिसिपेशन हुआ कि नहीं, हैप्पीनेस कितना बढ़ा, ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हमने खर्च तो सही जगह पे किया, नहीं हुआ तो हमारा क्या जाता है, ऐसा नहीं। हैप्पीनेस को भी हम देखते हैं, हैप्पीनेस आया कि नहीं। दूसरी बात जो हम मैकेनिज्म माइक्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी में यूज करते हैं वो पीपल सेंट्रिक ज़्यादा होता है, पीपल सेंट्रिक होता है, पीपल ड्रिवन होता है, मार्केट ड्रिवन नहीं होता, स्टेट ड्रिवन नहीं होता, सिविल सोसाइटी ड्रिवन ज़्यादा होता है, या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन और थर्ड पार्टी ऑडिटिंग के थ्रू होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बॉडीज के तौर पे होता है। तो ये माइक्रो लेवल अकाउंटेबिलिटी का आपका कॉन्सेप्ट, राइट। ये तो सारा चीज़ आपको यहाँ बताना है। कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस, कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस, तो ये बताया गया है आपको कि प्रिविलेजेस जो हमारे मिनिस्टर्स का है वो मिनिस्टर्स का कोडिफाई करना है प्रिविलेजेस को। उनके प्रिविलेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उनको कोडिफाई करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज प्रिविलेजेस का मिसयूज करते हैं और अनडेमोक्रेटिक वे में करते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में करते हैं, मिसयूज, राइट। तो ये चीज़ें कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस बहुत ज़रूरी है। ये आप इशूज ऑफ गवर्नेंस में भी लिख सकते हैं, डिफरेंट इशूज ऑफ गवर्नेंस, सत्यनिष्ठा वाले में, करप्शन वाले में, लाल फीताशाही में, रेड टेपिज्म में, इन सब में प्रिविलेजेस। और यहाँ केवल मिनिस्टर की बात नहीं होनी चाहिए, हम लिख सकते हैं कि कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ सिविल सर्वेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस में उनके जो राइट्स हैं उनको ड्यूटी के प्रति जोड़ा जाता है, राइट्स और ड्यूटीज का एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाता है। ये चीज़ बहुत अहम या बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल या एनजैक जो आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्वैश कर दिया गया, बाद में हटा दिया जुडिशरी ने खुद। किस बिना पे हुआ था, कोई बताएगा? एनजैक को क्यों हटाया गया, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन को? सर ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कर्टेल कर रहा था। हम्म, जो अपॉइंटिंग कमेटी थी उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा ये दिया गया वेटेज। वही है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में भी कई बार बताया है कि संविधान के बहुत सारे पार्ट्स को आपको जगह जगह लिखना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से इससे आ रहा है, वर्डिक्ट से आ रहा है या जजमेंट से आ रहा है? बोला ये केशवानंद भारती। 1973 केशवानंद भारती जजमेंट। जी, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हमें क्या करना है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से मैच कराना है। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो जुडिशरी है काफ़ी ओपेकली काम करती है, खासकर जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम, जजेस अपॉइंटिंग देमसेल्व्स वाली बात वहाँ पे होती है, जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्व्स। ये दिक्कतें यहाँ पे है जो कि इंटेग्रिटी को प्रभावित करती हैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के। जनता को पूरा हक है किसी भी इंस्टीट्यूशन के ये जानने में कि वहाँ पे किस तरीके से सिलेक्शन या किस तरीके से रिटेनमेंट हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के हर पार्ट में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो। तो ये थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करता है। उसमें जजेस एक्ट भी लिख सकते हैं, सॉरी जजेस
वर्डिक्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये सब केसेस में डिसाइड किया गया कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा। प्रेसिडेंट का रोल भी उसमें बहुत अहम होता है। ईसीआई का कंटेम्प्ट पावर्स क्या होना चाहिए कि नहीं, कंटेम्प्ट पावर्स की कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो संविधान की भावनाओं का दुरुपयोग करती है, उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर्स होने चाहिए कंटेम्प्ट का। इस तरीके से आपका सबका साथ सबका विकास एक प्रेमाइस है जो इंक्लूसिव गवर्नेंस को या समावेशी विकास को प्रभावित करता है। तो ये आपको हर जगह पे जहाँ भी आप वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, इन सब सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे वहाँ पे ये आप लिखेंगे। सीबीसी का प्लेज, ठीक है, सीबीसी इंटेग्रिटी इंडेक्स, ऑनेस्टी फेस्टिवल, प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये इकोनॉमिक सर्वे ने भी कोट किया था। ये सारी चीज़ें आपको कोट करनी है इंटेग्रिटी वाले में। जब भी इंटेग्रिटी की बात हो या कोई मैकेनिज्म की बात हो, ग्रीवांस रिड्रेसल वगैरह वाला, और ओवरऑल विजिलेंस की बात हो, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमीशन, तो उनमें इन सारी चीज़ों को आपको जिक्र करना चाहिए। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी का काफ़ी बड़ा रोल है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में भी। अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या होता है, जन लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी राज्य जो है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्शन बरकरार रहता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्शन बरकरार रहता है, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो पाता है, राइट। तो पीएसी और एस्टिमेट्स कमेटी का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम मॉडल क्या है, सेवा प्लस उत्तम या उत्तम सेवा। उत्तम सेवा मतलब बेस्ट सर्विसेज या क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज की हम बात करेंगे। सेवोत्तम मॉडल जो बताया है सेकेंड एआरसी ने बताया है। तो ये हम जहाँ भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म लिखते हैं वहाँ पे आपको सेवोत्तम कोट कर सकते हैं। जहाँ भी आप सिटीजन चार्टर के बारे में लिखते हैं सेवोत्तम लिख सकते हैं। और एक जनरल कॉन्सेप्शन भी है उत्तम सेवा देना, प्रोवाइड करना, तो ये आपको सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। और पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या चीज़ कराएगा, अल्टीमेटली सेवोत्तम कराएगा। उत्तम सेवा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों के भागीदारी से सेवोत्तम होगा, या लोगों की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि सेवोत्तम को हम प्रेफरेंस देते हैं, दोनों से वाइसे वर्सा वाली बात है। लखीना मॉडल, ये सिंपल सा है, राजस्थान में ये लखीना जी थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन्होंने ये चीज़ निकाला था। और बेसिकली उन्होंने बताया कि हम जितना भी आउटले ले रहे हैं और आउटकम कर रहे हैं उसमें कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, लोगों को पता भी चलना चाहिए। तो यहीं से ये सब प्रिकर्सर है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और बाद में भी ये यूज़ किया गया। जो आज के डेट में आप पट्टियाँ देखते हैं कि जो ग्राम सड़क योजना में कितना खर्च हुआ है, कौन से रोड जब स्टार्ट होता है और एंड होता है वहाँ पे एक बना रहता है पिलर, और वहाँ पे पूरा लिखा रहता है। लकीना मॉडल में यही चीज़ किया गया एक्सपेरिमेंट कि लोगों को वहाँ पे सारा कुछ बता दिया जाता था, चीज़ों कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, कौन सा रेट है उसका, कितना खर्च हुआ है, क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये सब। और पब्लिक वॉल तरीके का बनाते थे और उस पर सारी चीज़ें लिखते थे। ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस, तो ये बेसिकली क्या है कि सोशल सिक्योरिटी कोड्स जो भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। 4 कोड्स की बात की गई है, वो कोड यहाँ पे दिख जाएगा। वो चीज़ें लिखनी है आपको वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में, लेबर वेलफेयर में भी लिख सकते हैं, या आप और चीज़ें जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी लिख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ये इसमें भी लिख सकते हैं आप। डिफरेंट जो वेज कोड्स जो बनाए गए हैं, 4 मेजर लेबर कोड, बाकी सारे जितने स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के कोड्स थे उनको मर्ज करके ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस, ड्राफ्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये सब बना दिया गया। चारों कोड को खोज लीजिएगा और उसमें अपडेट कर लीजिएगा। KYC नॉर्म, नो योर कस्टमर नॉर्म बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके का वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन KYC नॉर्म में दिक्कत क्या आती है, KYC नॉर्म में क्या दिक्कत आती है जो आपको समझना चाहिए, वो है टेक्नोक्रेसी का गेम। टेक्नोक्रेसी क्या इसमें दिक्कत करती है कि जितना भी आपको टेक्नोक्रेट हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने डायमेंशन में, वो जेनरिकली नहीं सोचते।
जेनरिकली नहीं सोचते कि इसका वाइडर इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया जाए, मिसाइल मिसाइल टेस्ट करना उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये होगा टेक्निकल चैलेंज कि भैया जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगानी लगा दो और मिसाइल को उड़ा दो। लेकिन इसके जो रेपरकशन है वो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ता है कि इससे पोल्यूशन कितना होगा, बगल वाले कंट्री क्या सोचेंगे अगर हम डिटोनेट करेंगे मिसाइल्स तो, या हमारे इसमें खर्चे क्या आ रहे हैं, इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे पड़ेगा। तो ये जनरली जेनरिक एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। तो टेक्निक्रेसी यहाँ पे केवाईसी नॉर्म्स ऐसा होना चाहिए, नो योर कस्टमर नॉर्म ऐसा होना चाहिए जो समावेशिता को बढ़ावा देता हो, इंक्लूसिव गवर्नेंस को बढ़ाता हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको टेक्नोक्रेसी को कम करता हो, एट द सेम टाइम स्पेशलाइजेशन एंड इंक्लूजन को बढ़ाता हो। फिर से मतलब जिसको बोलते हैं आपकी कोई छूटे ना कोई भी आदमी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ़ायदा उठा सके वेलफेयर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का। उसमें आधार एक्ट का आप जिक्र कर सकते हैं, मोबाइल का जिक्र कर सकते हैं, जनधन योजना का जिक्र कर सकते हैं। ये सब सारे इसका पेनिट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो केवाईसी नॉर्म एक इशू नहीं होना चाहिए वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में, एक लकूना या एक रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। आधार लिंकेज करना डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इससे गवर्नेंस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, लोगों का जो प्रोफाइल है वो उससे क्या हो जाएगा, डेटा लेड गवर्नेंस आएगा। ठीक, लेकिन एट द सेम टाइम इससे क्या होती है, प्राइवेसी भंग होती है। तो इसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव जो आपको जिसको बोल सकते हैं ले डाउन किया गया है, ले डाउन किया गया क्या प्राइवेसी के लिए, किसमें, पुट्टास्वामी जजमेंट में, पुट्टास्वामी जजमेंट। तो आप लोग जो आंसर में लिखते हैं उसमें कहीं भी जजमेंट दिखता नहीं रहता किसी के आंसर में, पुट्टास्वामी जजमेंट और बाकी जजमेंट्स कोट करते रहिए, केशवानंद भारती से लेके मिनर्वा मिल केस और बहुत सारे केसेस को आप कोट कर सकते हैं वेलफेयर गवर्नेंस में, प्राइवेसी, ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज में, ये सब सारी चीज़ों में कोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एनजीओज का एग्जांपल आप दे सकते हैं। जब भी आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र हो, नॉट इंक्लूडिंग दिस वन, बहुत सारी जगहों पे आप जो भी क्वेश्चंस, फ्रिंज क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ भी इंटरनेशनल एनजीओज का एग्जांपल ले सकते हैं। कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है, ऑक्सफेम का। ऑक्सफेम बताती है कि पर्टिकुलरली 1% ऑफ पीपल इन इंडिया आर एक्चुअली हैविंग 70% ऑफ वेल्थ, इस तरीके की चीज़ें, ऑक्सफैम हो गया। दूसरा चीज़ क्या है दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा एनजीओज क्या इंटरनेशनल पे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें हम तो ये निकालती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसका आप लिख सकते हैं। फिर आपको डेमोक्रेसी इंडेक्स ये निकाला जाता है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में आप लिख सकते हैं। तो इन तरीके के इंटरनेशनल एनजीओज को आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और एनडीसी एंड ये जो आपको हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बनाया गया है, ये क्या चीज़ के लिए है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का। इसमें बिहार सरकार का भी एग्जाम्पल उतना ही अहम होगा। इन गोज में भी, इंटरनेशनल एनजीओज में भी बिहार सरकार में जो भी एनजीओज कर रहे हैं काम, उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। झारखंड का एग्जाम्पल, बिहार का एग्जाम्पल, ये लिंकेज फेल में दिया जाता है। केवाईसी नॉर्म काफ़ी वीक रहेंगे अगर हमारा डिजिटलाइजेशन प्रोसेस या डिजिटल डिवाइड रहेगा तो ये भी बिहार में आप दे सकते हैं। तो ईच एंड एवरी एग्जाम्पल विल लोकेट टू बिहार ऑल्सो। जैसे कि ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस जो है बिहारी मजदूरों के लिए जो बाहर कोड करते काम करते हैं या कहीं भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि ONORC, इसका भी आप लिख लें आप लोग, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये स्कीम भी काफ़ी वेलफेयरिस्टिक है, जिसमें 50% अपटेक आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से वर्क, और जहाँ 50% आपका परिवार है वहाँ पे अपटेक करा सकते हैं आप फैमिली। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अहम हो जाती हैं वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिहार भी इसमें धीरे धीरे ऐड हो जाएगा, ऐड होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो लिख दीजिए आपकी। अब जनरली ये हो गया है, इंटरकनेक्टिविटी हो चुकी है लगभग। तो आईएनडीसी और वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जो HLPF पे किया जाएगा, वो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आप लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स को, 1 से लेके 17th गोल तक, फर्स्ट गोल से लेके 17th गोल तक। और ये चीज़ आप यहाँ दर्शा सकते हैं
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन सा पैरामीटर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा। जैसे कि पहला है गरीबी हटाना, दूसरा है हेल्थ वाला, जीरो हंगर वाला, हेल्थ वाला, एजुकेशन वाला, महिलाओं की इक्वेलिटी का कंसर्न जो है। इसी तरीके से 17 गोल्स को अगर आप बार बार देखें, वो आप कोटेशंस यहाँ कर सकते हैं। ये याद खुद ही करना पड़ेगा आपको। मैंने बता दिया कि वेलफेयर में, डेवलपमेंट में हर जगह ये कोट हो सकता है। लोग यहाँ पे रोना ज्यादा रोते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये सारे मैकेनिज्म्स पे काम करना या याद करना आप ही को है। मैं तो यहाँ पे एक जरिया हूं ना। अब 17 गोल्स को मैं 17 जगह रिलेट करके पूरे आंसर में नहीं लिख सकता। कहीं कहीं पे लिख देता हूँ, किसी किसी आंसर में लिख देता हूँ। लेकिन जनरली जो लोग हैं जिनको मैंने हैंड होल्ड स्टार्टिंग से किया है, उनको बताया तो वो लोग लिख रहे हैं। और ये उनसे सीखना है आपको, अगर आप नहीं अभी तक सीखे हैं तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है लिखना, जगह जगह सारे आंसर में। 6 आंसर्स आपको लिखने हैं, 6 के 6 आंसर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिफरेंट डिफरेंट आयाम लिखने हैं, खासकर सेक्शन 2 के क्वेश्चंस में। राइट, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही है। ये चीज़ करेंगे आप लोग। तो इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को ये वाले में बेसिकली जो कुछ समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। बढ़े नेक्स्ट पे। यस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और चैप्टर करेंगे हम। दो चीजें इसमें कर लेते हैं हम लोग। एक डिस्ट्रिक्ट वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डीएम का रोल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ओवरऑल क्वेश्चन आता है। एक मॉडल आंसर हमने दिया भी है। उसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ जो आपको एग्जाम्पल है वो आप रिलेट कर सकते हैं। तो जिसमें देखिए मेजर टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ डीएम। तो चेंजिंग रोल बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के आने से ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन होने से, लोकतांत्रिक प्रविधि के विकास से, टूल्स एंड टेक्निक्स आने से, और एनपीएम या मार्केट स्टेट के कॉन्सेप्ट आने से, इसके बाद ई गवर्नेंस आने से, उसके बाद इंटरनेशनल एलपीजी वाले माहौल के आने से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा इम्पैक्ट कर रहा है कलेक्टर के रोल को। इस इतना चीज़ अगर आपको पता है, इतना भी चीज़ पता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें लिख देंगे कि चेंजिंग रोल क्या है कलेक्टर का, और उसमें एग्जाम्पल भी फिट कर देंगे आप। जैसे लोकल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली चुना जाता है, तो जिला परिषद बैठता है बगल में, जिला पार्षद बगल में बैठता है कलेक्टर के। तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे ये हो रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी का रोल, नौकरशाही का जो रेड टिपिज्म वो कम होगा, अगर यहाँ पे इम्बैलेंस्ड पॉलिटी नहीं होगी, वीक रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन के जाएंगे तो डेफिनेटली कलेक्टर सुनेगा बात जनता की, और उसकी बातों को फुलफिल भी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा। इसी तरीके से हर चीज़ में आपको सोचना है। जैसे ई गवर्नेंस के मामले में, तो ई गवर्नेंस से जनता ज़्यादा तेज पहुंच पाती है कलेक्टर तक। इसमें एग्जाम्पल क्या है?
जैसे तेलंगाना में वीडियो के थ्रू, ऑन वीडियो, महिलाओं की समस्या, विमेन्स इश्यूज आर बीइंग डिस्कस्ड. विमेन्स इश्यूज आर बीइंग डिस्कस्ड बाय whom? None other than SPs. अगर लोकल लेवल पे नहीं हो रहा है कुछ काम, तुरंत का तुरंत वीडियो कॉल करिए व्हाट्सएप पे, और तुरंत आपको SP डायरेक्शन देगा लोकल पुलिसिंग को. FIR नहीं रजिस्टर हो रहा है तो हो जाएगा, वो सब सारी चीज़ें. इसको अवार्ड भी मिला था तेलंगाना में. तो ये कलेक्टर की बात यहाँ पे हो रही है. DM में भी आप देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में SP में भी देख सकते हैं. जो डिफरेंट डिफरेंट पदों पे आप देख सकते हैं इन चीज़ों का यूज होना. यूनियन स्टेट लोकल रिलेशन से भी, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 73rd और 74th मैंने बताया. GST का इम्पैक्ट लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे हुआ है, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा. लोकल सुविधाओं का अभाव या पर्टिकुलरली 15th फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन होने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा. सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल, इसको आपको जगह जगह कोट करना है. मतलब चीज़ें वैसी जो कि लोकल लेवल पे हो सकती हैं, लोकल लेवल पे होनी चाहिए, और अगर नहीं हो सकती हैं तो बाहरी लेवल पे फिर उसको डिवॉल्व करना है, अपवार्ड डेलीगेशन करना है. और बाहरी चीज़ें जो कि सेंट्रल लेवल पे हो सकती हैं वो सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए. सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी आज के डेट में लोकल गवर्नमेंट में है. स्टेट फाइनेंस कमीशन का वर्किंग जो है वो एक अपने आप में आपका एग्जाम्पल है. ग्राम स्वराज अभियान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको. नेशनल ग्राम स्वराज अभियान, इससे क्या होता है? इससे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस भी हो रहा है, जनता का जुड़ाव हो रहा है सिस्टम से, और जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है लोकल लेवल पे डेवलप हो रहा है. कम्युनिकेशन पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ही रसोई जो गैस है या जो सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे कैसे महिलाओं के हेल्थ के बारे में, चिल्ड्रन के हेल्थ के बारे में अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है. तो ये कम्युनिकेशन पैटर्न कौन बताया? बर्नार्ड एंड साइमन ने बताया ये चीज़. तो ये ग्राम स्वराज अभियान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोकल लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इम्पैक्ट करेगा ऑब्वियसली. अगर ग्राम स्वराज खुद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वराज, सुराज, स्वतंत्रता, ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट, सॉरी, जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने दिया था ये सब कॉन्सेप्शन. तो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी क्वेश्चन आप लिखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, जब जनता खुद ही इतना कैपेबल हो जाएगी कि वो स्वराज और सुराज का सपना देखेगी या सोच पाएगी, तो डेफिनेटली वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन सुधरने लगेगा. मनरेगा की बात हो, हर जगह आपको एग्जाम्पल लेना है कि बिकॉज दिस इज लाइक राइट टू वर्क, और डिग्निटी को बढ़ाता है ये. जैसे ही आप काम करके पैसा कमाएंगे, डिग्निटी बढ़ता है. और ये बहुत ही ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी भी है, ह्यूमनिस्टिक. और इससे बिहेवियरल चेंज भी होता है लोगों का. कैसे? जो एसेट्स हैं वो ड्यूरेबल बनने हैं. और ग्राम स्वराज अभियान एक तरफ चल रहा है, और एक तरफ सोशल ऑडिट चल रही है, और एक तरफ सरकार की योजना चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट तो बनेंगे ही बनेंगे. जियो टैग भी किया जाएगा इसको, ताकि वो रहेगा, गूगल पे दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ बना है. लेकिन उसके साथ साथ जो प्रगति है, जो लोकल प्रोग्रेस है, दबे कुचले लोगों का, SC का, ST का, विमेन का, नॉन वर्किंग लोगों का, ये सब सारा चीज़ इसमें मनरेगा में अच्छा हो जाएगा. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. डालसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका ये आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करके ये है. ये आपको जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केसेस हैं या इनजस्टिस के केसेस, उसको कम करने में ये मदद करेगा, और फ्री एंड फेयर जस्टिस को अपनाया जाएगा. इसमें DPSP में भी ये बताया जाता है. तो ये चीज़ को नोट कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम से जोड़ के बता सकते हैं. और इसी में आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बिहार का है वो भी जिक्र कर सकते हैं कि 51-52% चला गया, तो उसको कम करने के लिए DRDA का रोल बहुत अहम है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, DRDA से क्या होगा? पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्टिविटी होगा, डिवीज़न नहीं होगा, जो कि विल्सन ने बताया है. ठीक, डिवीज़न नहीं होगा. तीसरा चीज़ क्या है? जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है रूरल डेवलपमेंट के, वो इनेक्टमेंट या इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस कम होंगे. राइट. तो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है एक तरीके का DRDA, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है, और वहाँ के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कंसोलिडेट भी करता है. इंटीग्रेशन का एक टूल है ये.
ये इंटीग्रेशन का टूल है। ठीक, तो ये समझना है आपको। कलेक्टर और डीएम का जो एक्टिविज्म है, कलेक्टर और डीएम के एक्टिविज्म को भी आप लिख सकते हैं। ये क्या है, एक्टिविस्ट डीएम क्या होता है? एक्टिविस्ट डीएम वो डीएम होता है जो कि ऑर्डर्स की परवाह नहीं करता, रूल्स की परवाह नहीं करता, रेगुलेशंस की परवाह नहीं करता, जनता के लिए सोचता है, जनता के साथ इमोशनली कनेक्ट होता है। ठीक, और डिलीवर करता है क्या, चेंज एजेंट के तौर पे चीज़ों को डिलीवर कराता है। एक्टिविज्म का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में डीएम मिलेंगे जो कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल शो ऑफ कर रहे हैं, और उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। तो एक्टिविस्ट डीएम की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक्टिविस्ट जुडिशरी की ज़रूरत है। हर आदमी की एक्टिविज्म की ज़रूरत है। एक्टिवेटेड मोड में रहना एनर्जी शो करता है और वो रेड टेप को कम करता है। तो एक्टिविस्ट डीएम एक्टिविज्म या कलेक्टर एक्टिविज्म को आप कोट कर सकते हैं जब भी आपको इंटेग्रिटी या करप्शन को कम करना हो, चीज़ों की इफिशियंसी को बढ़ाना हो और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना हो, और लाल फीताशाही को कम करनी हो, रेड टेप को कम करना हो, तो आप दिखा सकते हैं इसको। यहाँ तक कि हायरार्की को भी कम करना हो। ये डीएम एक्टिविस्ट होगा तो तुरंत पहुंचेगा ऑन द सीन ऑफ डिमांड। लोकपाल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड एआरसी ने इसको बोला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकपाल होना चाहिए। इससे क्या बढ़ेगा? अगेन सत्यनिष्ठता बढ़ेगी, इंटेग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगा। डीपीसी, जो आपका प्लानिंग कमेटी होता है, डीपीसी और एमपीसी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, वो आपको कोट करना चाहिए जगह जगह प्लानिंग के लिए, बॉटम अप प्लानिंग के लिए। नीति आयोग अब आपको यूज कर रही है इसको पर्टिकुलरली पॉजिटिव मोड में। तो ये बॉटम अप प्लानिंग का जो आपका ये है स्ट्रक्चर, उसको आपको दर्शाना है यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे दिखाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, इसको आप दर्शाएंगे। रूरल डेवलपमेंट में देख लीजिए क्या क्या आप कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में क्वेश्चंस आते हैं बिहार स्टेट से रिलेटेड भी। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बिहार में भी लागू हो रही हैं। करना क्या है आपको, सबको लिखना है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से कोट करते हुए। तो वो थोड़ा सा सर्च करिएगा। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ये सब अवेलेबल हैं। तो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं रूरल डेवलपमेंट के, तो आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे डिफरेंट डिफरेंट। सोशल वेलफेयर हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट हो जाएगा, पीडब्ल्यूडीज हो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा स्टेट में। ये सब सिंस इंडिपेंडेंस बहुत सारी संस्थाएं अब हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है। इसी तरीके से ढेर सारी संस्थाएं जो कि जिनका ओवरलैपिंग काम होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग काम होता है। तो ये ओवरलैपिंग जो तरीका है वो आपको दर्शाते हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फोकाई एंड स्ट्रैटेजी, ये आपको जितने भी प्रोग्राम हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट की, इसमें दो तीन लेवल पे हम समझ सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा क्या हो जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक, तो वो भी रूरल डेवलपमेंट का हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको दिखनी होंगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि आपको बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सोशल वेलफेयर में क्या आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी, पेंशन आ जाएगा, वृद्धा पेंशन आ जाएगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इंश्योरेंस आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कवरेज आ जाएंगी। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आप बिहार सरकार की नज़र से और सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र से भी लिखेंगे, और लगातार इसमें मैं आपको और भी पॉइंटर्स डालता रहूँगा। थ्रू द वेलफेयर वाला जो हम पढ़ रहे थे, उससे भी पॉइंटर्स यहाँ आ रहे हैं, अलग से भी आएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रूरल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर डालता है। वो चीज़ आपको यहाँ पे कोट करनी है, राइट। इसके बाद देख लीजिए ग्राम सभा का परफॉर्मेंस और रिफॉर्म। स्मार्ट ग्राम्स राष्ट्रपति भवन में बनाया गया, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ग्लोबल विलेजेस का कॉन्सेप्ट निकाला है नीति आयोग ने, वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं रूरल डेवलपमेंट में। जम्मू एंड कश्मीर में लोकल इलेक्शन हुआ है तो वहाँ के रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा वो। ई आंगनवाड़ी या एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ये आपको हेल्थ सर्विसेज के पैरामीटर्स को अप करेगा रूरल डेवलपमेंट में। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, इसको अच्छा करने की कोशिश। सर ई आंगनबाड़ी क्या होता है सर? आंगनवाड़ी को चुनिए, आंगनवाड़ी इसको कनेक्ट कर देना ई गवर्नेंस सर्विसेज से,
तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्लानिंग ICDS में होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में जो भी चेंजेस आने हैं, उनके आंगनवाड़ी के हाथ में टैबलेट्स होंगे, और उसमें जितने भी अब आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट बांटा जा रहा है, या मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बांटे जा रहे हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटे जा रहे हैं, सारे का यहाँ पे लेखा जोखा वो लोग अपडेट करती रहेंगी। तो ई आंगनवाड़ी बेसिकली ई गवर्नेंस सर्विसेज से जोड़ना है आंगनवाड़ी सेविकास को, ANMs को, लोकल फ्रंटलाइन वर्कर्स को। तो वो आपको स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी जो मैंने आपको बताया था, माइकल लिप्स्की का कॉन्सेप्ट, वो आपको यहाँ पे कोट करना है रूरल डेवलपमेंट वाले में, कि यहाँ पे स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी या कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं इसको, जिसको आप लोग बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम, जहाँ पे कि आपको डिफरेंट स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट ही दिखेगा आपको जगह जगह, जो भी सुविधाएं आप लेने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी होता है, हालांकि स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी में आपको SIs आ जाएंगे, लोकल पुलिस का जो अवयव है। इसके अतिरिक्त आपको जैसे कि सिटीजन सर्विस सेंटर्स या सिविक सेवा केंद्र, ये सब आ जाएंगे, ANM आ जाएंगी, आंगनवाड़ी सेविका आ जाएंगी, स्वच्छता दूत आ जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। ग्राम स्वराज अभियान मैंने आपको बताया, LPG पंचायत, उसी के अंतर्गत आपको LPG पंचायत लगाया गया था जन जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिए ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सौभाग्य स्कीम जानते हैं आप लोग, हर घर बिजली, एवरी मतलब पावर टू एवरी होम, ये आपको रूरल डेवलपमेंट के फोकाई एंड स्ट्रेटजी में आएगा। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट बिहार सरकार ने भी वादा किया है, वो सब सारा इसमें। 7 निश्चय प्रोग्राम, डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो सारे अवयव पता होने चाहिए बजट के औटले के थ्रू, जितना भी औटले है बजट में उसके हिसाब से आपको 7 निश्चय प्रोग्राम लिखना चाहिए रूरल डेवलपमेंट वाले में। कुसुम स्कीम बेसिकली है सोलराइजेशन ऑफ फार्म लैंड। सोलराइजेशन क्या, सोलर पंप्स दिए जाते हैं, सोलर पंप्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कुसुम में है। किसान ऊर्जा सुरक्षा अभियान, महाअभियान इस तरीके का इसका फुल फॉर्म है। तो कुसुम आपको बिहार में भी काफ़ी यूज़ हुआ है, लागू हुआ है, तो वो आप बता सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कुसुम वाले में पंप्स दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें। 14th फाइनेंस कमीशन एंड लोकल गवर्नमेंट का डेवोल्यूशन, 14th फाइनेंस कमीशन एंड लोकल गवर्नमेंट का डेवोल्यूशन, इसमें अब 15th फाइनेंस कमीशन, 10th फाइनेंस कमीशन में जो लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व किया गया है, खासकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जब आप रूरल डेवलपमेंट लिख रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट में ओवरऑल लिखेंगे, तो इसमें आपको जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या शहरी निकाय हैं, उनका अर्बन लोकल बॉडीज़ या अर्बन लोकल गवर्नेंस में भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं डिवोल्यूशन का। सिंपल सा है, इसको आप PRS की वेबसाइट से डाउनलोड करिए, एक चार्ट दिया रहता है लोकल गवर्नमेंट डेवोल्यूशन के लिए, बस उतना ही आपको याद रखना है कि कितना दिया गया है। और टाइड एंड अनटाइड फंड की बात भी आपको समझनी है यहाँ पे। टाइड फंड क्या होता है कि आप जब कोई विकास कार्य करिएगा तो आपको दिया जाएगा, ओवर एंड एबव पैसा दिया जाएगा। अनटाइड क्या होता है कि आपको पैसा दे दिया जाएगा और आपको चीज़ें उसी में करनी है जो जो आपको डिजिग्नेट किया गया है, बाद में ऑडिट किया जाएगा। तो ये अंतर है टाइड और अनटाइड में, वो चीज़ आपको फाइनेंस कमीशन के हिसाब से समझना है। डेवोल्यूशन इंडेक्स देखिए, जितना ज़्यादा डिवॉल्व होगा कोई कार्य लोकल गवर्नमेंट में उतना ही अच्छा रहेगा। तो डेवोल्यूशन इंडेक्स आपको बताना है। डेवोल्यूशन इंडेक्स केरला में सबसे बेहतरीन है, केरला में, और केरला ही टॉप पे चलता है डेवोल्यूशन इंडेक्स में। और वो क्या है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, ये 3 चीज़ को हम लोग देखते हैं डेवोल्यूशन इंडेक्स में। डिवॉल्व कितना फंड डिवॉल्व किया लोकल गवर्नमेंट को खुद से खर्च करने के लिए, या खुद से कितना टैक्सेशन पावर दिया। इस तरीके से फंक्शनरीज मतलब उनके जो भी लोग हैं, मैनेजर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट या चुने हुए लोग, उनको कितना एम्पावर किया गया है और उनको कितना ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है काम करने के लिए। फंक्शंस, कितना काम, कौन कौन सा काम, जैसे कि 29 और ये 18, तो ये सब जो आपका है दिया गया है काम लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, वो कितना ज़्यादा लोकल लेवल पे डिवॉल्व किया स्टेट गवर्नमेंट ने। क्यों, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ओपन प्रोविजंस हैं, आप समझ रहे हैं।
एक्टिविटी मैपिंग की बात करता है सेकेंड ARC, एक्टिविटी मैपिंग की बात करता है, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। एक्टिविटी मैपिंग में कुछ नहीं है, क्या क्या लोकल गवर्नमेंट कर रही है और उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका पूरा का पूरा चार्टिफिकेशन होता है। और इन दोनों को मिला के, डेवोल्यूशन इंडेक्स और एक्टिविटी मैपिंग को मिला के आप देख सकते हैं कि कोई लोकल गवर्नमेंट कितना एम्पावर्ड है अपने आप में। ये दोनों में आपको साउथ के स्टेट टॉप पे रहते हैं। इसको आप बिहार के स्टेट में बोल सकते हैं कि सेकेंड ARC ने एक्टिविटी मैपिंग और डेवोल्यूशन इंडेक्स के बारे में बताया है, जो बिहार के लोकल गवर्नमेंट में भी लगना चाहिए। पंचायती राज मिनिस्ट्री को स्क्रैप करने की बात की जाती है, क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है MORD, उससे क्लैश में आता है इसका काम। और पंचायती राज को डिवॉल्व कर दिया गया है, अब लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व कर दिया गया है स्टेट को। स्टेट अपना काम करती है और लोकल गवर्नमेंट के लिए ओवरऑल एक प्लान भी बना दिया गया है, जिसको पार्लियामेंट देखती रहती है। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, काम कम होता है। पंचायती राज पे न्यू कमिटीज़ बनी हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, ये आपको देखना है, उसमें अवार्ड दिया जाता है। ये चीज़ों का जिक्र आप कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट वाले में। बस वेस्ट बंगाल के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, केरला का कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना। यहाँ पे आपको दुआरे सरकार है एक, इस तरीके से आपको बेटियों के लिए लाइक लड़कियों के लिए कन्याश्री स्कीम था एक, कन्याश्री स्कीम। तो ये सब स्कीम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को। बिहार के लिए आपको क्या करना होगा, बिहार के लिए वर्ल्ड बैंक फंडेड जितने भी रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स हैं, अब मैं बता भी रहा था, एक लिस्ट मैंने पूरा बताया था आपको, वो आप लिख सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस या मॉडल्स भी आप उसमें लिख सकते हैं। कुदुमश्री केरला का है, जो कि लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देता है। राजस्थान का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राजस्थान ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी किया है लोकल गवर्नमेंट में, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में देखिए, इसमें भी देख ही लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, तो इसमें एग्जाम्पल याद रहेंगे आपको। म्यूनिसिपल गवर्नेंस में जो स्ट्रक्चर है, फीचर, स्ट्रक्चर और फाइनेंस के प्रॉब्लम को बेसिकली देखना है। एक्ट में क्या क्या है मेजर, ग्लोबल लोकल डिबेट क्या है। ग्लोबल लोकल डिबेट ये है कि जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, उसको अब लोकल लेवल पे ही इनेक्ट करना है ना, पेरिस पैक्ट के बाद। तो ये चीज़ बहुत अहम है, अब इस चीज़ को देखना है आपको। न्यू लोकलिज्म क्या है, नेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उसको अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे डिवॉल्व किया जाए, कैसे उनसे काम निकाला जाए, तो ये न्यू लोकलिज्म कहलाता है। तो ये वर्ड जैसे सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल आप लोकेट करते हैं उसमें रूरल वाले में या 73rd वाले में, उसी तरीके से आपको अर्बन लोकल वाले में 74th वाले में न्यू लोकलिज्म को कोट करेंगे आप। डेवलपमेंट डायनामिक्स, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सिटी मैनेजमेंट, ये चीज़ें भी आप कोट करेंगे इसमें, राइट। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड प्रभारी ऑफिसर्स, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। प्रभारी ऑफिसर्स बनाया जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और उनकी डेल्टा रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये बिहार स्टेट में बहुत ज़्यादा एप्ट है, क्योंकि बिहार का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में है। पीपल्स का मोबिलिटी होना चाहिए एज अगेंस्ट व्हीकल मोबिलिटी, तो ये चीज़ आपको नए वाले अमृत प्लान में बहुत फोकस किया गया है। पीपल मोबिलिटी होना चाहिए, ना कि केवल व्हीकल मोबिलिटी, जो कि JNN URN में हुआ था। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट आउट करना है, ठीक। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है अहमदाबाद में बनाए गए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइनेंशियल चीज़ें आएंगी, म्यूनी बॉन्ड भी बोलते हैं उसको। रिवॉल्विंग फंड की आप बात कर सकते हो, उससे पैसा आ सकता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट बॉन्ड्स जारी किए गए सरकार के द्वारा और लोकल गवर्नमेंट या बैंकिंग के द्वारा, उत्कर्ष डेवलपमेंट बॉन्ड, ये आप लिख सकते हैं। मेयर वर्सेस कॉरपोरेशन कमिश्नर मॉडल जो है, उसको चर्चा कर सकते हैं आप। मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेयर्स, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्मार्ट सिटीज में, जिसको सिस्टर सिटी कंसर्न भी बोलते हैं, जैसे कि कोयम्बटूर को जर्मनी वाले के साथ ट्विन किया गया था। स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये कॉन्सेप्ट है आपका स्मार्ट सिटीज मिशन में, ये इस चीज़ का आप जिक्र कर सकते हैं। न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स मूव कराने के लिए स्मार्ट सिटीज और इन चीज़ों को। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का जिक्र आप कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट के लिए। वैल्यू कैप्चर फाइनेंस की आप बात कर सकते हैं। वैल्यू कैप्चर फाइनेंस ये होता है कि जैसे कि कोई एरिया है जो बिल्कुल खाली है,
और वहां पे जमीनों का आपका रेट बढ़ रहा है, तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन वैल्यू कैप्चर फाइनेंस में सरकार पहले तैयार हो जाती है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, और लेकिन जब यहाँ पे बढ़ेगा रेट तो हम सर्टेन रेट आपसे लेंगे। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होता है। वैल्यू कैप्चर फाइनेंस का जिक्र आप कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसको आप कोट कर सकते हैं अर्बन लोकल। साथ वाला, तो साथ प्रोग्राम जो है नीति आयोग का हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग का प्लान है, तो ये आप कोट कर सकते हैं। झारखंड का सिटी मैनेजर प्लान जो कि स्वच्छ भारत अभियान में काफ़ी काम आया था, इस चीज़ का आप जिक्र कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज़ और अमृत अर्बन डेवलपमेंट मिशन में काफ़ी काम हुआ है इससे, ये आप जिक्र कर सकते हैं। टूरिस्ट सर्किट्स बनाए गए हैं, ये आप बता सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी एंड ओवरलैपिंग बॉडीज जो आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट में, जैसे कि दिल्ली में पैरास्टेटल्स बनाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस के बहुत सारे निकाय जो हैं पैरास्टेटल्स। पैरास्टेटल्स का मतलब होता है जो स्टेट फंडेड नहीं है बट स्टेट को सपोर्ट करता है, स्टेट के द्वारा सपोर्ट लेता भी है। दिल्ली जल बोर्ड हो गया, मतलब टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है और ना टोटली गवर्नमेंट का बॉडी है, तो उस तरीके से पैरास्टेटल्स को आप कोट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत सारा आपको 3 तरीके का, अब उसको मर्ज किया गया अभी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ये सब सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट निकाय जो कि सुविधाएं प्रदान करती हैं और ओवरलैपिंग और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज क्रिएट करती हैं, और सुविधाएं भी उतनी ही मल्टीप्लिसिटी वाली होती हैं, ये चीज़। वाशिंगटन का डीसी मॉडल वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल, वाशिंगटन डीसी मॉडल और दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल आपको यहाँ पे कोट किया जा सकता है। तो वाशिंगटन डीसी मॉडल कुछ नहीं है, जिस तरीके का दिल्ली में आप देखते हैं ना कि ये फेडरल टेरिटरी है, तो यहाँ फेडरल टेरिटरी में नॉर्मल स्टेट के जैसा गवर्नमेंट को नहीं किया जाता है ट्रीट, और जो सुविधाएं होती हैं वो नेशनल लेवल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल सुविधाओं को कोनोट करती हैं। तो वाशिंगटन डीसी मॉडल और दिल्ली मॉडल लगभग आप समझिए एक ही है उस मामले में जहाँ फेडरल टेरिटरी लाइक करती है, फेडरल गवर्नमेंट रहती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। लेकिन जो वाशिंगटन डीसी का मॉडल है वो टोटली डिफरेंट है दिल्ली के मॉडल से, क्योंकि दिल्ली में जो गवर्नमेंट चलती है वो सेपरेट भी चलती है, स्टेट गवर्नमेंट जैसी, क्वाजा स्टेट। अर्ध जो आपको राज्यीकरण इसका हुआ पड़ा है, आर्टिकल 239 AA, ये लिख लेंगे और उसको कोट करेंगे। तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं कि ये इम्पैक्ट करता है अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को दिल्ली में, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी चाहिए यहाँ पे। तो अभी इतना ही रहने दीजिए और कोशिश करते हैं फिर नेक्स्ट डे इसको करने का। इसमें से आप लोग जितना भी ये सीख रहे हैं एग्जाम्पल और जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और कोट करिए। ये ऐसी नहीं है चीज़ कि एकदम कि नहीं 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 कर लिया तो कर लिया और नहीं किया तो नहीं किया। अब देख रहे हैं लोग हाई हाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए थे उनमें से भी कुछ लोग चले गए, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट टेकिंग इट एज कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपलोड कर दूंगा, हो सकता है बहुत लोग अपलोड में देख रहे हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही है आपके आंसर्स में एज इट इज़ नहीं आ रहा है, तो वो आना चाहिए। वो आएगा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, आपके इम्प्रूवमेंट होंगे। हर चीज़ को मॉडल आंसर में लिख के नहीं दिया जा सकता, बिकॉज उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। एक एग्जांपल, एक कनेक्टिविटी जस्ट फॉर रेफरेंस से दिया जाता है, जैसे आज ही मैंने जो अपलोड किया उसमें रेफरेंशियल अपलोड ही किया है, राइट। तो क्लास इतना ही है, अभी डिस्कशन में आप लोगों को कुछ टाइम देता हूँ मैं।